वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुमरही कितनी ही मैली हो, दुखों की धूप फैली हो, उसे जिस वक्त और जिस हाल में जब भी कोई भी याद करता है वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाहौर की आवाज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां चर्चा होती है आपकी, जहां बात होती है आपकी, जहां जिक्र होता है आपका। और वो कहते हैं कि जब जिक्र होता है, जब कयामत का, उनके जलवों की बात होती है, वो जो चाहे तो दिन निकलता है, वो जो चाहे तो रात होती है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और अपनी ऑडियंस को, जो हाजरीन होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्वेश्चंस कर सकें, अपनी दिक्कत, अपनी मुश्किलात और अपनी जहन की उलझन है उसे दूर कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के इस ऑडिटोरियम के अंदर, इस हॉल के अंदर मौजूद हैं और खूबसूरत सा क्राउड है। हमारे आज के मेहमान मैदान सियासत के शनावर हैं। उनके बारे में क्या कहें जनाब। 25 बरस की उम्र में मैदान सियासत में कदम रखा और फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार इक़्तिदार के ईवान में पहुंचे हैं। एक सियासी खानदान से वाबस्तगी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इससे कबल वजीर हाउसिंग रहे, आजकल उनके पास सूबाई वजीर तालीम का कलमदान है। तो जनाब, a big round of applause must be there for Provincial Minister for Higher Education रज़ा अली गिलानी साहब। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you very much. आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आप मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं पहले भी आ चुका हूँ एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, बट आज कुछ ज़्यादा चार्ज क्राउड लग रहा है हमें यहाँ पे। यानी इसका मतलब है कि मुकाबले की टक्कर होगी। आप भी चार्ज्ड हैं, क्राउड भी चार्ज्ड है। मैं अभी इतना चार्ज नहीं रहा क्योंकि पिछले सुबह 7:30 बजे से आई एम ऑन माई फीट। आई हैड टू गो टू गुजरांवाला, कमिंग बैक एंड अटेंडिंग दिस फंक्शन, बट विद दिस चार्ज क्राउड मैं डेफिनेटली चार्ज हो जाऊंगा 2 सेकंड में। देखते हैं जनाब। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप कम उम्री में, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 18 बरस से पहले, क्योंकि वो तो फिर कानून भी इजाज़त नहीं देता है। 25 बरस की उम्र में, जिस वक्त खेलने कूदने के दिन होते हैं, उछल कूद करता है, लाओबाली होती है, जिम्मेदारी ले नहीं रहे होते हैं आप, तो उस वक्त में आपने जिम्मेदारी ली और आप इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचे और असम्बली की राह आपने देखी, तो ये आपका अपना फैसला था या फिर फैमिली की तरफ से कोई पुश था? देखें, ये मैंने पहले मैं यही चाहूँगा कहना कि नहीं, ये मेरा अपना फ़ैसला नहीं था। मैं अमेरिका से पढ़ के जब मैं वापस आया था तो मैं तो मिलने आया था और मुझे शौक़ था कि मैं बाहर ही रहूँ और बाहर काम करूँ और वहीं पे रहूँ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ गुजरते गुजरते आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन नाउ। बट मेरे जो हल्का है वो असल में मेरा हल्का तो सियासी अब बना है। मेरी रूट्स उस हल्के से पिछले 600 साल से हैं। माई फैमिली इज़ फ्रॉम देयर फ्रॉम लास्ट 600 ईयर्स। और अगर मैं ये कहूँ कि उस एरिया में अगर कोई किसी को मुसलमान, जो जिनको भी मुसलमान किया तो वो मेरे बुज़ुर्गों ने किया, तो वो गलत बात नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। ऐसे ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक सियासत में आना जो था, वो हमारी फैमिली इज़ बेसिकली नॉट पॉलिटिकल फैमिली, ये रूहानी फैमिली है। इट्स वहाँ पे हमारा जो एंसेस्टर्स का एक सिस्टम चल रहा है। हमारी हिस्ट्री जो है वो हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है और हमारी जो फैमिली है वो क्योंकि गिलानी है, सो वी बिलोंग फ्रॉम गिलान। गिलान इज़ इन ईरान। सो अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो हम बगदाद में थे, बगदाद से पहले फिर बाद हम गिलान में गए, गिलान से हम वापस पाकिस्तान में आए, और अगर उससे पहले जाएं तो इधर से वापस जाएं तो फिर यहाँ से ईरान है, ईरान से बगदाद है, बगदाद से फिर हम सऊदी अरेबिया एंड मदीना एंड मक्का में। सो ये हमारी हिस्ट्री है जो बैकग्राउंड पे जाते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स के बाद ये पॉलिटिकली हमें क्यों आना पड़ा पॉलिटिक्स में। 85 में हमारे यहाँ में
सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई कि वहाँ पे कोई भी जो भी पॉलिटिशियन आता था वो हमसे वोट ले जाता था और वैसे परफॉर्म नहीं करता था, ना हमें वो कोई चीज़ देता था, सिर्फ आके मिल लेना, कहना जी कि प्लीज सब दुआ कर दें और देन दे जस्ट मूव फॉरवर्ड। उस वक्त फिर हमारे जो सजादा नशीन जो मेरे ताए हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हमारी फैमिली में से ही कोई इस मामले में आए, दुनियादारी में भी आए और हमारी आवाम को सहूलत फराम करें। सो देन ही नॉमिनेटेड माई फादर to participate in politics, and that was the 85 में जब वो politics में आए तो he stood number 1 in the entire Punjab, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीड हासिल की वोटों की और सबसे ज़्यादा लीड से जीत के आए थे। He stood number 1, and then not only that, the moment वो जीत के जब इलेक्शन आए तो गवर्नर जिलानी हुआ करते थे उस वक्त, तो उन्होंने उनको नॉमिनेट किया एज अ मिनिस्टर फॉर हेल्थ उस वक्त 85 में। सो ही बिकेम अ मिनिस्टर राइट आफ्टर हिज इलेक्शन, और इसी तरह फिर वो मिनिस्टर बाद में भी बनते रहे, 99 तक वो मिनिस्टर रहे। और मैं उस वक्त बाहर अमेरिका में पढ़ने गया हुआ था, और मैं अमेरिका से जब वापस आया तो मिलने आया तो उन्होंने उस वक्त कू हो चुका था और उन्होंने ये फैसला उन्होंने किया कि क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ उनका तल्लक था, तो उन्होंने अपने आप को ही सेट असाइड एंड ही सेड कि जस्ट नाउ तुम जाओ और अपनी आवाम की खिदमत करो और उनको जाके वो सब चीज़ें प्रोवाइड करो जो मैं नहीं कर सकता। इसके पसे पर्दा आपके वालिद थे और उनकी बड़ी पुरजोर फरमाइश और ख्वाहिश थी कि आप सियासत में आएं। Actually not only my father, it was actually the need of that day कि इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़ बैकवर्ड में आप चले जाएंगे, उस एरिया को फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, और लोग फिर हमें यूज़ तो करना कोई बात नहीं होती, मिस यूज़ करना बहुत बुरी बात होती। लेकिन अगर आप सियासत में ना होते तो आप क्या समझते हैं, आप किस फील्ड को ज्वाइन करते, किस मैदान में होते थे? देखिए मैं वैसे तो मास्टर्स इन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग इज़ माय प्रोफेशन, तो ये MSc किया मैंने। मुझे वालिद साहब का ख्वाहिश थी कि वो बिज़नेस अगर करें कोई टेक्सटाइल वगैरह, उस वक्त क्योंकि अरूज पे थी, तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा मैं आपको बैंक्रप्सी में नहीं डालना चाहता, सो बिफोर आई पुट यू इनटू बैंक्रप्सी आई जस्ट गो एंड लर्न समथिंग आउट। सो मैं उनको बैंक्रप्ट नहीं से बचाने के लिए पढ़ने चला गया, और पढ़ के जब मैं वापस आया तो उस वक्त हमारा क्रॉप फेलियर था, देयर वाज अ NAFTA एग्रीमेंट, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी टेक्सटाइल्स थी वो उस वक्त इतनी बेहतर नहीं थी। सो आई क्विट दैट थिंग, बट देन ही वांटेड मी टू आप ग्रास रूट लेवल से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ करो। तो उन्होंने मुझे फिर नाज़म हुजरा शाह मुकीम का कहा कि तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ो, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल से इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो रूट्स हैं वो उनसे तुम्हारी इंटरेक्शन डायरेक्टली हो। चलिए आपको ज़रा वापस लेके आते हैं आपके ज़माने तालिब इल्मी में, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं रज़ा अली गिलानी साहब, वो अपने ज़माने तालिब इल्मी में कैसे स्टूडेंट थे? क्या वो बैक बेंचर थे, पीछे बैठना पसंद करते थे, फ्रंट रोज में बैठते थे, टीचर्स को तंग करते थे, उछल कूद करते थे, वो उनका मिजाज क्या था? ये डिपेंड करता है, अब सारे सच उगलवाओगे तो बहुत अजीब से हो जाएगा। ये जो ज़ेरे लब मुस्कुराहट है ना, ये भी देखो रेहान, हर चीज़ अपनी एज के साथ अच्छी लगती है। मैं जब किंडरगार्टन से बात करूंगा तो मैं बिल्कुल शरारती था और बहुत ज़्यादा था, और ख़ामोशी कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा। और अगर कोई भी ऐसे कोई फंक्शन होते तो शायद जो प्रिंसिपल होता तो वो मेरे साथ ही खड़ा होता कि यही बोल रहा है, इसको चुप कराओ। सो होता तो शायद ये होता। So I had my good days, memorable days of my college life and my university life. I always remember those days. आज ये यहाँ पे बैठे हैं जो students हमारे, I would only say कि you are having your best days of your life. Enjoy them these days. अच्छा, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में आप आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसका मतलब ये समझा जाए कि आपने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत या इश्क माशूकी के चक्कर में आप नहीं पड़ा है। देखिए मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जो है वो इंसान को इंसान बना देती है। वाह।
یہ بڑی بات ہے. اور جو چیز محبت آپ کو سکھا دیتی ہے وہ کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. سو خواہ یہ محبت کسی انسان سے کی جائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جائے, محبت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں ان جذبات اور احساسات جو انسان کی فطرت میں ہے ان کو اجاگر کریں محبت کی صورت میں. تو ڈیفینیٹلی پرسن ول لرن اے لاٹ فرام ہز لائف اینڈ فرام ہز ٹائم. اور یہ چیز بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہونا چاہیے. آپ کو پیار کرنا چاہیے. جی ہاں, اور ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی محبت نے آپ پہ اچھے اثرات مرتب کیے ہیں, اچھے اثرات چھوڑے ہیں. جب پردہ اٹھ ہی رہا ہے تو ادھر چلمن سے تم جاگو, ادھر چلمن سے ہم جاگیں, لگا دیں آگ پردے کو, نہ تم جاگو نہ ہم جاگے. تو ویورز, رضا علی گیلانی صاحب ہمارے مہمان ہیں, اور جب پردہ اٹھ ہی رہا ہے تو ہم پردہ اٹھائیں گے اور بڑی مزے کی گفتگو ان سے کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کے بارے میں. لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ, دیکھتے رہیے سٹی 42, کیونکہ ہم ہے لاہور کی آواز. ان کے دل کے تار ہیں وہ بھی چھیڑے ہیں, لڑکپن کی بات کی, جوانی کی بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پروفیشنل کریئر کی. اور سر, ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اس سے قبل آپ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھے, اب آپ کے پاس وزارت تعلیم کا قلمدان ہے. تو بتائیے کہ ہاؤسنگ سے اب ایجوکیشن کی طرف سوئچ کرنا کیسا لگا, اور ابھی ان دا بیک آف یور مائنڈ کیا انیشیٹوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ لیں گے ان کی بہتری کے لیے؟ رحان, یہ دو مختلف سبجیکٹس ہیں آل ٹوگیدر. یہ جو آپ ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہاؤسنگ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ ایجوکیشن جو ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں بہت کمٹمنٹ کی اور بہت ڈیووشن اینڈ ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. آل دو ہاؤسنگ میں بھی ضرورت ہے, بٹ اس محکمے کو کیونکہ یہ محکمہ نگلیکٹڈ بہت رہا ہے ہائر ایجوکیشن کا, اور نگلیکٹڈ ان دا وے اس لیے رہا ہے کہ کیونکہ اس کو جب سے سپریٹ کیا گیا اس کا کوئی پراپر منسٹر نہیں تھا, اس کو ایڈیشنل چارجز میں ڈالتے گیا. اور اب جب انہوں نے منسٹری دی ہے تو جب سے مجھے چارج سنبھالنے میں ہوا تو مجھے نہیں پتا کہ میں رات 9 بجے آیا ہوں واپس, 11 بجے ہیں رات, مگر مجھے یہ پتا ضرور ہے کہ اس میں کافی چیزیں ہیں جو بالکل اس ڈپارٹمنٹ کو اس نے اوپر نیچے سے ہلا دیا ہوا. اور اسی وجہ سے میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آپ سے تنگ ہیں. کیوں نہیں ہوں گے, ہونا چاہیے ان کو مجھ سے تنگ, کیونکہ اگر وہ اتنے اچھے طریقے سے چلا رہے ہوتے تو ہمیں چینجز نظر آتی. وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میرا آنا اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ میں ان سے کام ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں ان سے ان کی جو تنخواہ ہے اس کا حق مانگتا ہوں کہ اگر اف گورنمنٹ از پیئنگ یو سم تھنگ اور آپ گھر اپنے لے کے جا رہے تو اس کو حلال کر کے لے کے جاؤ, حرام کر کے لے کے. تو سر, ہم آپ کے انیشیٹوز پہ بات کریں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اور ان اسٹوڈنٹس کے درمیان کم سے کم حائل ہوں, اور ہاؤس از اوپن فار یو. جی, آپ جو کویشچن منسٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں ریز یور ہینڈ, اور اس کے بعد آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور پھر منسٹر صاحب سے کویشچن کریں گے. تو پہلا کویشچن کہاں سے ہے جی؟ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے سر. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ لیٹس سی, ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ایک باپ ہے, جسٹ لائک ایک باپ اس کے 4 بیٹے ہیں. لیٹس سی فرسٹ ون از لاہور, سیکنڈ ون از ساہیوال, تھرڈ ون از سیالکوٹ, اینڈ دی فورتھ ون از ملتان. اگر ایک باپ سارے پیسے لاہور پہ خرچ کر دے گا تو جو 3 بیٹے ہیں ان میں محرومیاں پیدا ہوں گی. سر آپ کا آنسر؟ میرا آنسر بالکل, آپ محرومیوں کی بات کرتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور میں پڑھا رہا ہے اور جو سیالکوٹ کی بات کی اور باقیوں میں پڑھا رہا ہے, اس کو ایکویلٹی کے بیس پہ ہونا چاہیے. لاہور میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ سیالکوٹ میں بھی ہونی چاہیے اور باقی جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کو کمپیریٹیولی ایک جیسا ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ ایک ہی سلیبس ہو, اکراس دا بورڈ ایک ہی طرح کی فیکلٹیز ہوں, اکراس دا بورڈ ایک ہی قسم کا انفراسٹرکچر ہو. یہ میں چاہتا ہوں اور یہی میں اس پہ ورک کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں انشاءاللہ. سر, جنوبی پنجاب کے لوگوں میں احساس محرومی ہے کہ وہاں پر اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں اور تعلیم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. جن جگہوں کا یہ بات کر رہے ہیں یقیناً وہاں پہ اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس طرح کی تعلیم نہیں ہے, اور ان کی بات بالکل ویلڈ ہے. ابھی ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی, سیالکوٹ یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا قیام ہو چکا ہے,
اور میں ابھی اپنے پروگرام میں اس کو لے کے بھی آ رہا ہوں, اپنے اسکیجول میں آئی ایم گوئنگ ٹو وزٹ دیٹ. اور امید تو یہی کر رہا ہوں کہ جو جیسے ایجوکیشن یونیورسٹی میں بہتری آ رہی ہے, اس طرح ہمارے باقی یونیورسٹیز میں بھی بہتری آئے اور اس میں ہم اس کو انشاءاللہ. جی نیکسٹ کویسچن کہاں سے ہے جی؟ Sir, my name is Nakash Ahmed. I'm from Hujra Shamkim. Alright, آپ میرے حلقے سے ہو؟ Yes, sir. اچھا میری جان From بتاؤ. Dal Colony, street number 3. نکاش. Sir, remember? نکاش احمد. جی. اوکے میری جان بتاؤ. Sir, I'm the ex-member of Youth of Hujra Shamkim. تو میرا سر ایک کوشچن ہے آپ سے. آپ کا ایک میں نے الیکشن کمپین میں ایک جلسہ اٹینڈ کیا تھا جس میں آپ نے عوام سے کچھ پرومس کیے تھے, تو اس میں ایک مجھے وعدہ یاد ہے. واٹ اباؤٹ دا یونیورسٹی آف حجرہ؟ ہاں بہت اچھا وعدہ ہے آپ کی, بالکل بات ٹھیک ہے. وہ مزے کی بات ہے آپ نے جہاں یہ سوال کیا وہی یونیورسٹی, ایجوکیشن یونیورسٹی کو ہی میں حجرہ شامکی میں اس کا سب کیمپس بنا رہا ہوں, اور یہ یونیورسٹی ہی ادھر جا رہی ہے. جی نیکسٹ کویسچن جی. نیکسٹ کویسچن میرا خیال ہے خواتین میں سے دیکھتے ہیں کہ کون کویسچن کرنا چاہ رہی ہیں. جی یہ فرنٹ رو پہ جی. My name is Amara Akram. I am from Gujranwala. سر میرا کویسچن ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم بورڈ کے پیپر دیتے ہیں تو ری چیکنگ کا آپشن ہوتا ہے, جب رزلٹ آتا ہے تو ری چیک کروا سکتے ہو آپ پیپر. تو سر جب ہم ری چیکنگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو دین جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو جسٹ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے مارکس کی, یہ نہیں ہمیں دکھایا نہیں جاتا, بس یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں مارکس آپ کے پورے ہیں, کویسچن چیک ہوئے ہیں کہ نہیں. تو سر ایکچولی یہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ری چیک کرواتے ہیں ان کو یہ کانفیڈینس ہوتا ہے کہ ہمارا پیپر اچھا ہوا تھا, ان کو کلیم کرنے کا موقع دینا چاہیے کہ آپ کا مطلب آپ بتائیں آپ کیا چاہ رہے ہیں کویسچن کے بارے میں, تو اس طرح کچھ آپ چینجنگ ہو جائے اس میں. تو دیکھیے بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں, جو آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اکراس دا بورڈ چیک ہو رہی ہوتی ہے. جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کا بھی پہ چیک کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح وہ دوسروں کا بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو اس نے کوئی نمبر نہیں لگائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی بھی یہی کلیم کریں گے کہ اس کے نمبر بھی صحیح نہیں لگے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خود چیک کروا لیں اور چیک کروانے کے بعد اوپر بیٹھ کے کہیں کہ جی نہیں اس کو یہ میں نے بہتر کیا, آپ اس کو بہتر جواب اس کا نمبر دیں. اس طرح ہم نہیں کرتے. اس طرح اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو پیپر ایک طرف ہو جائیں گے اور ری چیکنگ ایک طرف ہو جائے گی, اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے نمبر لگوانے ہیں تو ہم اس طرح کریں پیپر میں کچھ لکھ دیں اور بعد میں اگر ہم اس کو ری چیک کروا لیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل. دا اونلی تھنگ وچ از پاسبل از کہ آپ وہاں پہ ری چیک کرائیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی نمبرنگ کی کیلکولیشن میں کوئی فرق آ جائے تو ہم اس کے اندر اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. دیٹ از the pass we have given it to. But we cannot allow anybody to recheck the exams in a matter in that contest کہ ہم اس کو دوبارہ پھر پڑھیں اور آپ کو اس طرح تو کر دیا تو پھر تو ہمارا یہ بورڈ کا سسٹم کلیپس کر جائے گا. Everybody will be coming up to us and to recheck the examination. This will not be possible for us. اوکے جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی. وقت کم ہے, سوالات بہت زیادہ ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کویسچن جی. I'm here to talk about the development of the faculty and the labs. The foremost problem the students have to face here is the research problem. Obviously, when we have research, then we have to go to the MPhil and PhD level. There is no specific advanced lab over here. So we should be committed here, the lab, the major lab. And what the problems are facing by the students, that they have to go to other university for the labs. So my request is to develop the lab so we don't have to go for the other universities lab, and nobody listen over there. So we should develop the labs over here, the faculty enhancement, the PhD should be lots of PhD teachers should be here so that the research continues and thesis, and we shouldn't go to the other. جی آپ کا سوال پہنچ گیا. یہ بڑا ریلیونٹ بڑا اپروپریٹ کویسچن ہے جی. اور اس میں ہم جب کوالٹی آف ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو جب میں دیکھتا ہوں تو اسٹوڈنٹس جس ٹیچر کے پاس, ایڈوائزر کے پاس اپنا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ ایڈوائزر ایک ہیں اور اسٹوڈنٹ 10 ہیں, پروجیکٹس 10 ہیں. اب وہی ایک ابر کا ٹکڑا کہاں برسے. اب ایک ایڈوائزر کس طرح سے سب کو بیلنس رکھے گا اور ان کو ٹائم دے گا, نمبر ایک. دوسرا یہ ان کا کویسچن ہے کہ انتظامی جو مسائل ہیں, یعنی ہماری لیبز میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز ہماری نہیں ہیں جو ہونی چاہیے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ Thank you, Rehan. First of all, I would like to answer you, Sana. Yes, there are problems, and not only in education university. There are problems across the board. If we
go into details, I would be just marking few things up. The issue of specific labs for your research is not one issue. The issue is that we are not that focused for research in our universities. And this is where we are lacking off. We are studying, we are just studying, and we are just studying, and that's about all. We are not looking into a practical scenario which will actually work for us in the future, in upcoming days. And that can only be possible if the universities will concentrate on their research. And if they are really serious to perform and to bring their university standards to a level where we can rank ourselves in QS or any other times and whatever, that is not possible unless you improve your research across the board, from one end to another end, to all universities. That is possible, and that they will do it, inshallah. And I would make it sure that all universities labs should remain open till 12. इंशाल्लाह जी, ये मुमकिनात में से है और हमें उम्मीद वासिक है मिनिस्टर साहब से कि जो ये कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फ्लरिश करने का जो कल्चर है, ओपन रहने का कल्चर है, रिसर्च का जो कल्चर है, वो फरोग पाएगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कुछ लाइट और कुछ तगड़े, कुछ चुभते हुए सवालात भी करेंगे। देखते रहिए सिटी 42, क्योंकि हम हैं लाहौर की आवाज़। जिस दिन मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, मेरे पापा की डेथ को 7 दिन हुए थे बस, और मेरी फीस 1 साल ने पे की थी, तो फिर मुझे क्यों नहीं स्कॉलरशिप दिया गया? आपका जीपीए क्या है? सर मेरा 4 है अब तक। नहीं दिया जाता। यहाँ पे एचईसी की टीम आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कॉन्टेक्ट देम, और मैंने ये उनसे कहना था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनका कोई कसूर नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप्स नहीं दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि नीड बेस अगर पीएफ की भी बात करते हैं देन इट्स अपॉन 15,000 कंडीशन। अगर एचईसी की बात करते हैं देन इफ़ यू आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय चिल्ड्रन देन यू आर नॉट डिजर्विंग। तो ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे लिए भी एक कोटा होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन हैं, ताकि उनको भी स्कॉलरशिप दिए जाएं। आपका सवाल पहुंच गया जी सर। अच्छा, इनके सवाल के अंदर एक पहलू ये भी था जहां से इन्होंने आगाज किया है कि हमारी आवाज जो है वो अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती भी है तो शायद वो बड़ी दबी हुई आवाज होती है, क्योंकि वो बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरती है, तो उसका वो असर नहीं रहता है। जी सर, आपने जो बात की थी उसमें मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि हमने एक क्राइटेरिया जो डिफाइन किया है वो 15,000 का किया हुआ है। 15,000 की जो पे जिनकी है, जिनकी आमदनी 15,000 रुपये है पर मंथ की बात है, उनको हम इस वक्त केयर फॉर कर रहे हैं। और उसमें ये मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि ये क्योंकि लिमिटेड अभी हमारे पास हमने इसको फंड दिया है 2 लाख तक, हम मई तक हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे फीस के तहत। सीएम साहब का ये मौक़िफ़ भी है कि ये पहले इस सिस्टम को हम जब ये ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और इसको ज़्यादा इसमें फ़ंड जनरेट हो जाएंगे तो हम फिर उसके अंदर आपका जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा देंगे और 15,000 से हम उसको 20,000 तक ले जाएंगे और 20,000 वालों को फिर हम उसमें लेके आएंगे। मगर अभी जो है वो हम 15,000 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड जगह है और 15,000 में बहुत से लोग हैं, तो किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। और अगर हमने यह अभी कर दिया तो हमें डाउट है कि हो सकता है कोई हकदार जिसके घर में ये मामला जो सिर्फ एजुकेशन का पीफ के फंड से ही आगे चल सकता था वो ना चल सके, तो हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादती हो जाएगी किसी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह ये फंड जब इन्हांस हो जाएगा तो 20,000 पे ले एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल कहाँ से है? लास्ट क्वेश्चन। यास्मीन सरवट, बीएस ऑनर केमिस्ट्री 7th सेमेस्टर। जी यास्मीन बताइए। सर स्कॉलरशिप के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तो आपने बात कर दी, जो वाकई हकदार होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है? क्योंकि आप तब हमारे सामने थोड़ी होते हैं जब उनकी सिलेक्शन हो रही होती है। देखिए हमने एक पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, पीफ ने पैरामीटर्स डिफाइन किए कि जिस भी कॉलेज में 80% से अबव मार्क्स जो भी लेगा उसको बगैर पूछे बगैर उससे सुने जमा कराते हैं। और अपने स्कूल में तो आपकी एक आमदनी का भी एक पोर्शन होता है जिसमें हम पूछते हैं कि आपके मंथली आमदनी कितनी है। सो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी आमदनी के हवाले से कि जो इसमें फॉल करते हैं हम उनको ऑटोमेटिकली
उनके घर में लेटर चला जाता है और उनको हम बाकायदा पूरा उनका रहना सहना खाना पीना उसमें हम उसको डाल देते हैं। यानी उसकी मॉनिटरिंग और विजिलेंस भी चल रही होती है, हो रही जी होती है। बिल्कुल चल रही होती है, क्योंकि अभी तक जो मेरी रिपोर्ट आई है, मैंने इसका स्पेशल ऑडिट जो होता है इनका अपना, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी या कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स अभी तक नहीं आया। ओके, सो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई, मगर अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप मुझे बताइए कि आपको हमने किसने नहीं किया आपको, तो हम उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। मैंने स्टडी किया, इस टाइम मैं खड़ी हूँ वो सिर्फ इन मैम की वजह से खड़ी हूँ कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन सर मुझे दिया ही नहीं क्या स्कॉलरशिप, क्यों? बेटा आपका मुझे ये बताइए कि आपने 80% से अबव नंबर लिए थे? सर जिस दिन मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, मेरे पापा की डेथ को 7 दिन हुए थे बस, और मेरी फीस 1 साल ने पे की थी, तो फिर मुझे क्यों नहीं स्कॉलरशिप दिया गया? बेटा मैं आपको बताऊं ना, आप क्राइटेरिया में फॉल करती थी, मुझे सिर्फ ये बता। सर सब कुछ ठीक था लेकिन फिर भी नहीं आप दिया था। 80% से ऊपर थे? हाँ जी सर, सब कुछ ठीक था मेरा, और मेरा इंटरव्यू एक हुआ, दूसरे इंटरव्यू में मुझे बुलाया ही नहीं गया। आपका जीपीए क्या है? सर मेरा 4 है अब तक। 4 जीपीए सर, एब्सोल्यूट जीपीए है सर। शी इज सो कमेंडेबल। टोटल 4 जीपीए लेना और उसके साथ 80% से अबव मार्क्स भी हैं, एंड शी इज सो डिजर्विंग। उसके बावजूद मैडम मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आया ये बच्ची का केस आपने लिया तो आपने किसी अथॉरिटी से बात नहीं की कि इसका राइट बनता था, क्यों नहीं इसको दिया गया? ये बच्ची मेरे पास मैं हॉस्टल वार्डन मिस नजमा इरफान, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये जो इशू, वैसे जो भी इसके इशू होते हैं मेरे से रिलेटेड वो तो रिजॉल्व है, जहाँ तक हॉस्टल के ताल्लुक है। ये जो इशू है इसे मेरे से डिस्कस नहीं किया। मैडम अगर आपने इसकी मदद की, मैं आपको प्लीज सर इसमें नो डाउट मगर ये जिम्मेवारी किया मेरे से नहीं किया। मैडम ये जिम्मेवारी तो हमारी बनती थी ना, आपने किसी भी ऐसी अथॉरिटी से बात की और हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया। सर इंशाल्लाह आज मुझे हाईलाइटेड इसने किया है, इसने कभी मेरे से ये डिस्कस नहीं मतलब किया। ये आपको असेस खुद कर लेना चाहिए था कि बच्ची 4 जीपीए की है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, आप उसको अफोर्ड कर रही हैं, तो आपने किसी को तो रिपोर्ट करना था, ताकि मैं उस अथॉरिटी को आज पकड़ के ये पूछता कि जब तुम्हें ये जॉब दी गई है तो तुमने किया क्यों नहीं? सर इंशाल्लाह I wanted to get hold of those people जो नहीं कर सकते। सर इसको मैं देखूंगी, डिस्कस करूंगी, इंशाल्लाह ये इसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर आज आपकी तरफ से हमें कमिटमेंट चाहिए है कि इस बच्ची को स्कॉलरशिप मिलेगा। बिल्कुल इसकी नीड्स पूरी होंगी। आप इनका केस तैयार करें और मुझे भेजें, मैं इसको स्कॉलरशिप 4 जीपीए अगर इसका है और ये 15,000 इसकी इनकम से कम है तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आपको जल्द मिलेगा। So viewers, आपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस देखे, वक्त बहुत कम था, सवालात बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे सवालात शायद अभी भी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। और मिनिस्टर साहब की अगर बात की जाए तो बड़े ओपन हार्टेडली उन्होंने सवालात को सुना भी है और उनके मसाइल के सतबाब के लिए कोशिश भी की है। आपके पास भी सर गालिबन 1 साल रह गया है, इलेक्शंस आने वाले हैं, वक्त बहुत कम है और काम बहुत सा है करने को। मेरे पास जब से मैं हूँ मुझे 1 साल ही मिला है जी, तो रह नहीं गया, तो है ही 1 साल, है ही 1 साल, है ही 1 साल। सो ये 1 साल कोई बड़ी बात अब तो कम हो गया होगा बल्कि। हाँ बल्कि नहीं 1 साल ही है, वो इसलिए क्योंकि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। सो आई एम वर्किंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक 18 आवर्स। स्टूडेंट्स की जो लैब्स हैं 12 बजे तक ओपन रहेंगी? बिल्कुल, मैंने अभी आपके यहाँ पे बैठे बैठे ये ऑर्डर्स कर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बनेगा और उसकी अर्थ ब्रेकिंग जो ग्राउंड ब्रेकिंग मैं खुद कराऊंगा। सर ये कैंपस मजीद खूबसूरत होगा? ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, इसमें ऑडिटोरियम की कमी है, वो हम चढ़ा देंगे। यहाँ के डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे? जो डिजर्विंग है उनको मिलेंगे, क्या मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जिनको नहीं मिला उनको मैं लेकर दूंगा। यहाँ का सर जो क्राइटेरिया है 3.8, उसने कहा कि 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, MSc और MPhil और PhD में एडमिशन नहीं होता, क्या इसको अब हम ऑलरेडी मैंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है और मैंने कह भी दिया कंसर्निंग ऑफिसर को कि यहाँ पे 1 साल का थीसिस प्रोग्राम कराया जाए, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए उनको कॉल किया जाए और उनको कहा जाए कि यहाँ पे आके दोबारा। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, भरपूर तालियां होनी चाहिए। मैं व्यूअर्स प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुक्रिया अदा करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का, यहाँ के स्टूडेंट्स का
اور بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. میں ممنون ہوں رضا علی گیلانی صاحب کا. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ زندہ دلانے شہر ان کے ذہنوں میں جو مشکلات ہیں الجھنیں ہیں وہ دور کر سکیں اور ان کی تمام تر مسائل جو ہے وہ دور ہو سکے. اور ہم کہہ لیتے ہیں کیونکہ آپ سہ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, آج کے اس ایپیسوڈ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ لاہور کے ارباب اختیار میں سے کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.